हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे इस आर्टिकल के बारे में, लेकिन एक प्रश्न देख लें जो कि उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्ज़ाम में पूछा था। प्रश्न था कि ड्रग टेररिज्म यानी कि नशा आतंकवाद ये सुरक्षा के सामने उभरता नया खतरा है। चर्चा कीजिए। ड्रग व आतंकवाद किस प्रकार अंतर संबंधित हैं, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न के उत्तर पर हम फिर से आएंगे, लेकिन पहले इस आर्टिकल को पढ़ लें जो कि इस प्रश्न के रेफरेंस में हम कुछ इनपुट यहाँ से ले सकते हैं। खतरनाक रूप लेता नशे का कारोबार, क्योंकि आपको पता है कि गुजरात के पास में इसका एक बहुत बड़ा जो है वो पकड़ा गया है। बेड़ा जिसको बोल सकते हैं, पकड़ा गया है, जो कि एक बहुत बड़े अमाउंट का, करीब 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा अमाउंट का वो नशा का जो हेरोइन होता है उसको पकड़ा गया है। और कुछ चैनल वालों का ये भी मानना है कि 21,000 करोड़ रुपए से ऊपर का जो पकड़ा गया है उससे ज़्यादा के सप्लाई जो है विभिन्न क्षेत्रों में किए जा चुके हैं। और नशा का कारोबार पंजाब स्टेट में सबसे ज़्यादा बढ़ गया है, वो तो पहले से ही पता था, जिसके ऊपर उड़ता पंजाब नाम की एक मूवी भी बनी थी। और भारत के निकटता जो है वो दो अफीम उत्पादक देशों के समीप पड़ता है, जैसे कि अफ़गानिस्तान में दुनिया का करीब करीब 80% अफीम का उत्पादन होता है। और ये जो आया था ड्रग का, हेरोइन का बेड़ा या खेमा, वो अफ़गानिस्तान से ही निकला था और पाकिस्तान से होते हुए गुजरात के बंदरगाह तक पहुंचा था। यानी कि हमारे जो पड़ोसी देश है, अफ़गानिस्तान है, या कभी कभी नॉर्थ ईस्ट से, म्यांमार से होते हुए भी जो तस्करी होती है ड्रग वाले सामानों की, ये भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। पहले हम इस आर्टिकल को पढ़ लें, क्या है इसमें। इसको लिखा है संजय गुप्त जी ने, जो कि दैनिक जागरण में छपा था। इसका हेडलाइन है, यदि विश्व समुदाय को तालिबान को सही राह पर लाना है तो यह आवश्यक है कि वह अफीम की खेती पर उसकी निर्भरता खत्म करने के लिए सक्रिय हो। यह सर्वविदित है कि विश्व में जो तमाम आतंकी संगठन हैं वे अपने वित्त पोषण के लिए कई तरह की गैर कानूनी गतिविधियों का सहारा लेते हैं। वित्त पोषण मतलब होता है फाइनेंसिंग, यानी कि जो भी वो अपराध करेंगे, आतंकवाद करेंगे या अपना भोजन की व्यवस्था करेंगे, हथियार खरीदेंगे, वो सब कहीं ना कहीं से आएगा, वित्त से आएगा। तो वित्त का पोषण यहाँ से होता है, उसी बोलते हैं फाइनेंसिंग करना। और फाइनेंसिंग करने की एक बहुत बड़े तरीका इनके पास है कि जो अफ़ीम का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में था तो कई सारा व्यापार होता था, तो उस व्यापार में गलत तरीके से उनसे टैक्स भी ले लेते थे, तो इससे उनका वित्त पोषण हो जाता था। इनमें प्रमुख है, यानी कि फाइनेंसिंग करने में सबसे प्रमुख है नशीली पदार्थों की तस्करी। नशीले पदार्थों और ख़ासकर अफ़ीम की तस्करी में तालिबान भी माहिर है, जो हाल में अफ़गानिस्तान की सत्ता पर बंदूक के बल पर काबिज हुआ है। तालिबान दशकों से अफ़गानिस्तान में अफ़ीम की खेती करता आ रहा है। वह अफ़ीम की तस्करी दुनिया भर में करता है। इसमें उसका साथ देती हैं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई जो है उसका साथ देती है। अफ़गानिस्तान में दुनिया की करीब 85% अफ़ीम की खेती होती है। एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि अफ़ीम का उत्पादन दुनिया भर में, अफ़गानिस्तान में दुनिया की 85% अफ़ीम की खेती होती है। वहाँ तालिबान की सत्ता में काबिज होने के बाद ड्रग्स की तस्करी का खतरा और बढ़ गया है। अफ़ीम और ख़ासकर हेरोइन की लत बहुत जल्दी लगती है। एक बार जिसे यह लत लग जाती है उसके लिए उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर मामलों में हेरोइन के लती हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। इसी कारण से इसे युवा पीढ़ी को तबाह करने वाले नशे के तौर पर माना जाता है। मुश्किल यह है कि नशीले पदार्थों का काला कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। गरीब देश हों या फिर विकासशील अथवा विकसित देश, कोई भी नशीले पदार्थों की तस्करी से अछूता नहीं है। भारत किस तरह नशीले पदार्थों के तस्करों के निशाने पर है, इसका उदाहरण है पिछले दिनों गुजरात के कच्छ में मुंद्रा बंदरगाह है। वहाँ पर हेरोइन की 3,000 किलोग्राम की खेप पकड़ा जाना, वहाँ पे पकड़ा गया है। 3,000 किलोग्राम की खेप पकड़ी गई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 21,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसे टेल्कम पाउडर बताकर मंगाया गया था। टेल्कम पाउडर बता करके इसको भारत देश में मंगाया था। इसे अफ़गानिस्तान से ईरान के रास्ते गुजरात के तट पर लाया गया।
कुछ एनालिसिस्ट का मानना है कि ये अफ़गानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान के रास्ते लाया गया, लेकिन इनका मानना है कि अफ़गानिस्तान से ईरान से होते हुए गुजरात के तट पर पहुंचा। इससे यही पता चलता है कि हेरोइन के तस्कर कितने दुस्साहसी हैं और उनके लिए उसकी तस्करी करना कितना आसान है। माना जा रहा है कि हेरोइन की इस खेप को भारत लाने के पीछे तालिबान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथ हैं। आईएसआई यह काम पहले भी करती रही है। वह भारत में आतंकवाद के साथ नशीले पदार्थों की तस्करी को भी बढ़ावा दे रही है, ताकि यहाँ के युवाओं को पथभ्रष्ट करने के साथ नाकारा बनाया जा सके। मुंद्रा बंदरगाह पर हेरोइन की बड़ी खेप पकड़े जाने से यह भी स्पष्ट होता है कि तालिबान अपने वित्तीय स्रोतों के लिए एक बार फिर अफीम की तस्करी का सहारा ले रहा है। इसमें पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जहां अफ़गानिस्तान में अफीम की बड़े पैमाने पर खेती होती है, वहीं उससे हेरोइन बनाने का काम पाकिस्तान में आईएसआई के संरक्षण में होता है। वहीं से उसे दुनिया के दूसरे देशों में भेजा जाता है। जाहिर है, तालिबान और आईएसआई की मिली भगत से ही नशीले पदार्थों का काला कारोबार दुनिया भर में हो रहा है। पाकिस्तान इस काले कारोबार में इसलिए भी लिप्त है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था भी खस्ता हाल है। तालिबान जब से अफ़गानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ है, तब से उसके लिए विश्व समुदाय को यह समझाना मुश्किल हो रहा है कि वह सुधर गया है। उसे अपनी सत्ता के संचालन के लिए कहीं से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। हैरानी नहीं है कि उसे हेरोइन की तस्करी रास्ता जो है आसान लगा हो। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि अब अफ़गानिस्तान से नशीले पदार्थों की तस्करी में तेज़ी आएगी। इसका कारण यहाँ अन्य आतंकी गुटों का भी सक्रिय होना है। अब जब अफ़गानिस्तान से नशीले पदार्थों की आवक बढ़ाने की आशंका बढ़ गई है, तब भारत को चेत जाना चाहिए। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि पंजाब में पहले से ही पाकिस्तान के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है। हालांकि अमरिंदर सिंह ने पंजाब की सत्ता संभालते समय पाकिस्तान से होने वाली नशे की तस्करी पर रोक लगाने का वायदा किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। वहाँ के युवा नशे के लती बनते जा रहे हैं। पंजाब के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी तस्करी के जरिए नशीले पदार्थ आ रहे हैं। माना जाता है कि म्यांमार के जरिए ऐसा हो रहा है। म्यांमार के जरिए भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी एक पुरानी समस्या है, लेकिन मुंद्रा बंदरगाह ये जो है, प्रीलिम्स से पूछ सकता है कि मुंद्रा बंदरगाह कहाँ पर है। तो मुंद्रा बंदरगाह है गुजरात में, कांदला बंदरगाह भी गुजरात में, पोरबंदर भी गुजरात में, मुंबई और न्हावा शेवा महाराष्ट्र में, गोवा में मारमगांव और कर्नाटक में जो है मंगलुरु करके बंदरगाह है, केरल में कोच्चि, तमिलनाडु में एन्नौर करके हैं। और इसी तरीके से बंदरगाह हैं 12 जो है 13 बड़े बंदरगाह हैं, जिसमें से 12 मुख्य भूमि पर हैं, 5 पश्चिमी तट पर, 6 पश्चिमी तट पर, 6 पूर्वी तट पर और 1 है पोर्ट ब्लेयर में। तो इस प्रकार से 13 बड़े बंदरगाह हैं और करीब करीब 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो मुंद्रा बंदरगाह के जरिए ये आया था। हेरोइन की बड़ी खेप पकड़े जाने पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उनके ट्वीट के बाद अन्य कांग्रेस नेता भी सक्रिय हो गए। यह सस्ती राजनीति के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि देश में पहली बार नशीले पदार्थों की खेप नहीं पकड़ी गई है। यह ठीक है कि मुंद्रा बंदरगाह पर हेरोइन की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चिता गई हैं, लेकिन यह मानना सही नहीं होगा कि इससे नशीले पदार्थों की तस्करी थम जाएगी। हो सकता है 3000 किलोग्राम खेप, कितना 3000 किलोग्राम खेप भारत भेजने वाला गिरोह सावधान हो गया हो, लेकिन ऐसे कई गिरोह और होंगे। यह भी तय है कि उन्हें तालिबान नेताओं के साथ पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों का भी समर्थन हासिल होगा। वैसे तो पूरे विश्व में नशे के कारोबार को तोड़ने के लिए नारकोटिक्स एजेंसियां हैं, लेकिन उनके तमाम प्रयासों के बावजूद नशीले पदार्थों का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर देश के नेता इस बात को मानते आए हैं कि इस काले कारोबार की कमर तोड़ी जानी चाहिए, लेकिन उनके प्रयासों के बाद भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब जब अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है, तो पूरे विश्व के कान खड़े हो जाने चाहिए। इन दिनों न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर गए थे
अपने भाषण वहाँ पे दिए करीब 20 मिनट का। इसमें शामिल होने के अलावा भारतीय प्रधानमंत्री ने दुनिया के कई देशों के शासनाध्यक्षों से मुलाकात की। इन मुलाकात में तालिबान के कट्टरपंथ पर भी चर्चा हुई, लेकिन बेहतर होगा कि अफगानिस्तान में आतंक के उभार के साथ वहाँ से होने वाले नशे के कारोबार पर भी बात हो और इस दौरान इस पर ध्यान दिया जाए कि तालिबान अपने वित्त पोषण के लिए अफीम की खेती को बढ़ावा न दे पाए। ऐसे किसी उपाय से ही तालिबान विश्व समुदाय की बात सुनेगा। यही विश्व समुदाय को तालिबान को सही राह पर लाना है, तो उसके लिए यह आवश्यक यदि लाना है सही स्थान पर तालिबान को, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अफीम की खेती पर तालिबान की निर्भरता खत्म करने के लिए सक्रिय हो। जब वह आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा तभी अपने कट्टर सोच बदलने के लिए विवश होगा। यानी आर्थिक रूप से उसको थोड़ा सा फंडिंग की जाए, लेकिन हाँ एक कह लें कि शर्त के साथ उसको दी जाए, फंडिंग की जाए। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं जो पूछा गया था पीसीएस एग्ज़ाम में कि ड्रग टेररिज्म वैश्विक सुरक्षा के समक्ष, केवल भारत के लिए नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा के समक्ष जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ड्रग टेररिज्म वैश्विक सुरक्षा के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कहने की थ्रेट है। तो इस बात पे चर्चा करना है कि कैसे ड्रग टेररिज्म जो है हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे ही सुरक्षा नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए, वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए एक दिक्कत की बात है। फिर इसके बाद बताना है कि ड्रग व आतंकवाद किस प्रकार से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, अंतर संबंधित हैं। तो शुरुआत करें। आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बड़ी मात्रा में धन की आपूर्ति सुनिश्चित करना अनिवार्य है। यदि हमें आतंकवाद को बढ़ाना है, मतलब तालिबान को बढ़ाना है, पाकिस्तान को बढ़ाना है, तो इसके लिए भारी मात्रा में उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। इतनी बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति के लिए आतंकवादी संगठन मुख्य रूप से वसूलियों और कुछ अवैध कारोबार पर निर्भर होते हैं। अवैध कारोबार की दुनिया में मादक पदार्थों की तस्करी सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाले कारोबारों में से एक है। इसलिए आतंकवादी ड्रग तस्करों से गठजोड़ बनाकर चलते रहते हैं। तो पहला रीज़न समझ में आ गया कि किस प्रकार से दोनों अंतर संबंधित हैं, क्योंकि आतंकवाद के लिए चाहिए फाइनेंसिंग और फाइनेंसिंग का एक बहुत बड़ा तरीका होता है ड्रग तस्करी सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ करने के लिए, सरकारी अधिकारियों से साठगांठ करने के लिए, आतंकवादियों के रहने और छिपने के स्थानों को उपलब्ध कराने के लिए, हथियार खरीदने और नए आतंकियों को भर्ती का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। तो ड्रग से उनको मिलता पैसा, और पैसे से वो करते क्या हैं? पहला काम, सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ करते हैं। यानी जो हमारे करीब 1500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा जो सीमावर्ती क्षेत्र है, 6100 किलोमीटर लंबा हमारा जो तटवर्ती क्षेत्र है, उन सब में घुसपैठ करने के लिए उनको चाहिए पैसा। तो पैसे से पहला फ़ायदा हुआ, घुसपैठ करने में सहायता मिली। सरकारी अधिकारियों से साठगांठ करने के लिए ज़रूरी है। आतंकवादियों के रहने छिपने के स्थान उपलब्ध हो जाएं, हथियार खरीदेंगे और नए आतंकवादियों को उसमें भर्ती करेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है फाइनेंसिंग। गरीब, अशिक्षित और बेरोजगार युवा आतंकवादी संगठनों के निशाने पर सबसे पहले आते हैं। तो कौन कौन आता है? गरीब हो जो हों, अशिक्षित यानी इलिटरेट हों, और तीसरा बेरोजगार हों, अनएम्प्लॉयड व्यक्ति हों। तो हमें इस पर उपाय के रूप में सोचना चाहिए कि किस प्रकार से अपने देश से पावर्टी को डिक्लाइन करें, इसके अलावा इलिटरेसी को कम करें और एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट करें। आर्थिक प्रलोभन उनके लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। यानी आर्थिक रूप जब उनको दिखाते हैं, पैसा दिखाते हैं, तो भागी चले जाते हैं। ऐसा कुछ केस में होता है जो कभी कभी सरकार से निराशा इतनी ज़्यादा हो जाती है, या कभी कभी कट्टरपंथ इतना ज़्यादा हावी हो जाता है, धार्मिक कट्टरता हावी हो जाती है कि वो देश के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। ऐसे कई सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। एग्ज़ाम्पल में जैसे बेबी मूवी में दिखाया गया है कि एक भारत में ही सुरक्षा एजेंसी में काम करने वाला व्यक्ति जो है कैसे आतंकवादियों से मिल जाता है। आतंकी नेटवर्क के प्रचार और नए आतंकियों की भर्ती में धन के अतिरिक्त ड्रग्स का इस्तेमाल भी बड़े स्तर पर किया जाता है। ड्रग का नशा देकर व्यक्ति का माइंड वॉश करके किसी के भी खिलाफ नफरत पैदा की जा सकती है।
ऐसे देश व संगठन जो वैश्विक शांति को भंग करना चाहते हैं वे ड्रग तस्करी और आतंकवाद दोनों को फलने फूलने का मौका व संरक्षण प्रदान करते हैं। भारत में पंजाब और पूर्वोत्तर के प्रांत के युवा ड्रग्स की लत से पीड़ित हैं। अब देखें कि ड्रग का बाजार क्या है। ड्रग मार्केट। कुछ देशों की तो अर्थव्यवस्था ही ड्रग्स व्यापार पर टिकी हुई है, जैसे कि अफगानिस्तान, विशेषकर इसका जो दक्षिणी प्रांत है जो अफीम उत्पादन में अग्रणी है। तालिबान यहाँ यानी अफीम अफगानिस्तान में भी कहाँ पर होता है, तो दक्षिणी इलाकों में, दक्षिणी प्रांतों में। तालिबान यहाँ सबसे मजबूत स्थिति में है। नशीले पदार्थों के मामले में तालिबान अंतर्राष्ट्रीय बाजार की निगरानी करता है। जब कीमतों में गिरावट आती है तो तालिबान इसकी आपूर्ति रोककर कीमतों में वृद्धि भी करता है। अफगानिस्तान में उत्पादित अफीम को हेरोइन में बदलकर विश्व बाजार में पहुंचाने का कार्य पाकिस्तान करता है। इसके लिए भारतीय राज्य पंजाब का ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का बलूचिस्तान एवं खैबर पख्तूनख्वा महत्वपूर्ण ड्रग्स रूट हैं। जैसे ये मान लीजिए जम्मू कश्मीर हो गया, ये नीचे का, तो यहीं पर है ये पाकिस्तान यहाँ पे, तो इस वाले क्षेत्र में है कौन सा, खैबर पख्तूनख्वा पास जो है यहाँ पर। और पाकिस्तान का जो निचला इलाका है गुजरात के पास, उसको बोलते हैं बलूचिस्तान। तो ये दो रूट हैं कि पंजाब में या भारत में जो है लेकर आए ड्रग्स को। बलूचिस्तान से लाएंगे तो गुजरात बंदरगाह पे उतरेंगे, और खैबर पख्तूनख्वा पास से आएंगे तो पंजाब में लेकर के खेमा अपना उतारेंगे। इसी तरह के एक मार्ग कराची होते हुए खाड़ी देशों के लिए जाता है। कराची जो पाकिस्तान का सबसे दक्षिणी जो एक शहर है, वहाँ से पश्चिम की दिशा में जाता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान तीन देशों के अफीम के कारोबार वाले क्षेत्र गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जाने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है PCS IS में एक आध दो बार बन चुका है ये, कि गोल्डन क्रिसेंट क्या होता है। गोल्डन क्रिसेंट दरअसल एक त्रिभुज होता है। इस प्रकार से एक त्रिभुज हो गया जिसके एक कोने पर पाकिस्तान है, एक कोने पर अफगानिस्तान है और एक कोने पर ईरान है। तो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये तीन मिल करके बनाते हैं क्या, वो बनाते हैं गोल्डन क्रिसेंट बनाते हैं। गोल्डन क्रिसेंट, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तीन देशों की सीमाओं से होकर बड़ी मात्रा में अफीम और हेरोइन को बाल्कन देशों के रास्ते यूरोप और अमेरिका तक पहुंचाया जाता है। बाल्कन देश मतलब क्या है, बाल्कन देश मतलब हो गए जैसे स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, कोसोवो, क्रोएशिया और फिर ग्रीस, बल्गारिया, रोमानिया, ये सारे जो देश हैं उनको हम कहते हैं बाल्कन कंट्रीज। तो बाल्कन कंट्रीज से होते हुए जो है पूरे यूरोप में और अमेरिका तक भी भेजा जाता है इन गोल्डन क्रिसेंट वाले देशों से। एशिया में हेरोइन उत्पादन का दूसरा प्रमुख क्षेत्र थाईलैंड, लाओस और म्यांमार है। इनको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट जो है, गोल्डन क्रिसेंट उसमें आएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। लेकिन गोल्डन ट्रायंगल अगर पूछें, गोल्डन ट्रायंगल, तो इसमें भी तीन देश आएंगे। एक है थाईलैंड, लाओस, म्यांमार। थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, यह आ जाएगा गोल्डन ट्रायंगल में। गोल्डन ट्रायंगल में थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, और गोल्डन क्रिसेंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। और ऐसा प्रश्न भी पूछा था एक साल में कि भारत की निकटता जो है वो दो प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्रों से है। एक तो गोल्डन ट्रायंगल देखें तो हमारे पूर्व उत्तर राज्यों से जुड़ते हैं, और गोल्डन क्रिसेंट देखें तो हमारे उत्तर पश्चिम राज्यों से जुड़ते हैं। इन दोनों अफीम उत्पादक राज्यों के समीप भारत की स्थिति किस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा प्रश्न भी एक साल पूछा गया था। उस पर हम कभी और डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गया गोल्डन ट्रायंगल और ये हो गया गोल्डन क्रिसेंट। दक्षिण अमेरिका का कोलंबिया क्षेत्र कोकीन का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। कोकीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो दक्षिण अमेरिका का कोलंबिया क्षेत्र कोकीन का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। दक्षिण अमेरिका का
कोलंबिया, कोलंबिया कोकेन, कोलंबिया कोकेन। यहाँ से इसे मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा और यूरोप में सप्लाई किया जाता है। तो पहले तो हमने देख लिया एशिया महाद्वीप में, क्योंकि चूँकि इसमें विश्व के बारे में पूछा था, इसलिए कोकीन देख लिए दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया प्रांत से, राज्य से होते हुए देश से जाता है, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, यहाँ से सप्लाई होता है। कोलंबिया की कुख्यात आतंकवादी संगठन जिसका नाम है फार्क, फार्क कहाँ का है, FARC। तो ये कोलंबिया का एक आतंकवादी संगठन है, यानी द रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया, इसका फुल फॉर्म है द रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया। तो इसका वित्तीयन यानी फाइनेंसिंग मूल रूप से ड्रग तस्करी पर भी निर्भर है, और कौन सा, कोकेन। फिर एक और एग्जांपल, चीन का यूनान प्रांत भी बड़े पैमाने पर ड्रग्स का उत्पादन करता है, जिसे हांगकांग और ताइवान के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जाता है। तो चीन के यूनान प्रांत से उगाया जाता है ड्रग्स का उत्पादन होता है, और हांगकांग, ताइवान के रास्ते इंटरनेशनल मार्केट में भेजा जाता है। फिर लेबनान, जिसकी राजधानी है बैरूत, तो लेबनान की बेका घाटी में भी भांग तथा अफीम का उत्पादन होता है। लेबनान की बेका घाटी में भांग को इंग्लिश में बोलते हैं कैनबिस। लेबनान की बेका घाटी में भांग और अफीम का उत्पादन होता है। तो फिर से सारा रिवाइज करें एक बार, गोल्डन ट्रायंगल में थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, गोल्डन क्रीसेंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, कोलंबिया में कोकीन, कौन सा आतंकवादी संगठन, तो फार्क। चीन में है यूनान प्रांत में ड्रग्स का उत्पादन होता है, और लेबनान में है बेका घाटी, लेबनान में बेका वैली है, बेका घाटी, यहाँ से भांग और अफीम का उत्पादन होता है। अब देख लें कि भारत में हुए आतंकवादी हमलों के तार ड्रग तस्करों से जुड़े होने की क्या आशंकाएं रही हैं, क्या उसके प्रमाण मिले हैं कि आतंकवादी हमला हुआ है, उसके पीछे ड्रग जो तस्करी हैं उनका भी हाथ रहा है। तो इसका एग्जाम्पल है गुरदासपुर एवं पठानकोट। 2016 में हमला हुआ गुरदासपुर, जो कि पंजाब में पड़ता है, गुरदासपुर और पठानकोट। गुरदासपुर जहाँ पे सिख लोग जाते हैं अपना दर्शन करने के लिए पाकिस्तान में, तो गुरदासपुर दरअसल पाकिस्तान में है, लेकिन एकदम नज़दीक है। अमृतसर इधर भारत में पड़ता है, गुरदासपुर पाकिस्तान में पड़ता है, तो दोनों नज़दीक ही हैं। गुरदासपुर एवं पठानकोट हमलों में ड्रग तस्करों की संलिप्तता देखी गई थी। एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के पंजाब को ड्रग्स का अड्डा बताने वाले आंकड़े, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स और ऐसे ही कई अन्य घटनाक्रम ड्रग तस्करी और आतंकवाद के बढ़ते संबंध की ओर संकेत करते हैं। ठीक, चूंकि तस्करी को संरक्षण देने मात्र से स्थानीय नेताओं और सरकारी अधिकारियों को भी बड़ी मात्रा में अवैध धन की प्राप्ति होती है, चूंकि तस्करी को संरक्षण देने मात्र से, केवल संरक्षण यानी कुछ बोले नहीं, उनको जाने दे, सप्लाई हो रहा है, सप्लाई होने दें, इतने मात्र से स्थानीय नेता और सरकारी अधिकारी को बड़ी मात्रा में अवैध धन मिल जाता है। इसलिए वे लालच के वशीभूत होकर या इसे एक सामान्य अपराध समझकर नज़रअंदाज करते रहते हैं, जो कि आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। आतंकी संगठनों को मजबूती प्रदान करने में ड्रग तस्करी की महत्वपूर्ण भूमिका है। तमाम संधियों एवं समझौतों के माध्यम से विभिन्न देश इस पर लगाम कसने के लिए प्रयासरत हैं। इन प्रयासों में पेरिस पैक्ट, एक पैक्ट है पेरिस समझौता 2003 में, पेरिस पैक्ट 2003 में किससे संबंधित है, तो ड्रग और आतंकवाद से रिलेटेड है, की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय है। वर्तमान में 58 देश एवं 23 संस्थाएं, जिनमें यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC भी शामिल है, पेरिस पैक्ट के भी सदस्य हैं। तो ये पेरिस पैक्ट 2003, कितने देश जुड़े इससे, 58 देश जुड़े हैं और 23 संस्थाएं जुड़ी हैं। तो ये सारे डिस्कशन का निष्कर्ष क्या निकला कि ड्रग तस्करी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर
उभर सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आतंकवाद और ड्रग तस्करी को अलग अलग करके देखने के बजाय इन पर सख्ती से नियंत्रण करने के प्रयास किए जाएं, ताकि समय रहते इस समस्या से निपटा जा सके। तो ये था इस वीडियो में डिस्कशन। जो एक प्रश्न है उसको कभी बाद में डिस्कशन करेंगे। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।